नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए दोस्तों, हमारा जो है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान चला हुआ था और भारतीय संविधान की जो लास्ट क्लास ली थी बच्चों, उस लास्ट क्लास में हमने संसद के अंतर्गत जो लोकसभा टॉपिक है वो लोकसभा टॉपिक हमने पढ़ लिया था बच्चों। इसी के साथ बच्चों अगर हम आज की बात करें तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा संसद में ही वो रहेगा बच्चों हमारा राज्यसभा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो राज्यसभा को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कि राज्यसभा में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या कार्रवाई होगी आपकी। तो आइए टॉपिक का नाम डालते हैं और लिखते हैं हम राज्यसभा। और बच्चों हम टॉपिक की बात करें तो जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम होगा बच्चों हमारा राज्यसभा। राज्यसभा। इसी के साथ बच्चों अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जो हमारी राज्यसभा है वो है हमारी अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा जो है बच्चों वो है हमारी अनुच्छेद 80 में, क्योंकि हमने संसद के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने बताया था आपको बच्चों कि संसद है हमारा 79 से लेकर 123 तक, आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके बारे में है। तो हमने 79 में कहा था कि 79 में हमारा क्या है, संसद है, 80 में हमारी क्या है, राज्यसभा है और 81 में हमारी क्या है, लोकसभा है। तो इसमें बच्चों जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था, तो हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि राज्यसभा में क्या क्या प्रक्रिया है, क्या हमारा राज्यसभा है आखिर। ठीक है, तो अगर बच्चों हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो पहले नाम था बच्चों वो था काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, लेकिन आपका 1954 में इसका नाम बदलकर बच्चों राज्यसभा कर दिया गया। तो आइए इस बिंदु को हम लिखते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो होगा राज्यसभा। राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, जाना जाता था। परंतु 1954 में इसका नाम बदलकर, परंतु 1954 में इसका नाम बदलकर, परंतु 1954 में इसका नाम बदलकर, परंतु 1954 में इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया, राज्यसभा कर दिया गया। ठीक है बच्चों, इतनी चीज क्लियर हुई। यानी कि जो इसका प्रारंभिक नाम था वो था काउंसिल ऑफ स्टेट और बाद में 1954 में बच्चों इसका जो नाम हमने चेंज कर दिया और नाम चेंज करके बच्चों हमने इसका नाम क्या कर दिया, तो हमने कर दिया राज्यसभा और वर्तमान में बच्चों हम इसे राज्यसभा के नाम से ही जानते हैं। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो जो हमारी राज्यसभा है उस राज्यसभा के कई उपनाम भी हैं। यानी कि जो हमारी राज्यसभा है, हमारी राज्यसभा के कई सारे उपनाम हैं। तो आइए पहले हम उन उपनामों को देख लेते हैं कि राज्यसभा के क्या क्या उपनाम हैं। अगर हम राज्यसभा के उपनामों की बात करें बच्चों तो राज्यसभा को हम यहाँ पे लिखेंगे, राज्यसभा को स्थायी सदन, राज्यसभा को स्थायी सदन, उच्च सदन, राज्यसभा को स्थायी सदन, उच्च सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन तथा विद्वानों के सदन, तथा विद्वानों के सदन के नाम से जाना जाता है। विद्वानों के
सदन के नाम से जाना जाता है। विद्वानों के सदन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। विद्वानों के सदन के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? यानी कि जो हमारी राज्यसभा थी उसका प्रारंभिक नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था, और इसी काउंसिल ऑफ स्टेट को बाद में बच्चों हमने चेंज कर दिया, और काउंसिल ऑफ स्टेट को जब चेंज करा बच्चों तो इसी को हमने कन्वर्ट करा बच्चों स्थायी सदन में, इसी को कन्वर्ट करा उच्च सदन में। ठीक है, इसी को कन्वर्ट करा हमने उच्च सदन में। ठीक है, स्थायी सदन हो गया हमारा, उच्च सदन हो गया हमारा, द्वितीय सदन हो गया, और इसे बच्चों हमने कहा विद्वानों का सदन। तो अगर बच्चों हमने इसका जो नाम है स्थायी सदन है, अगर बच्चों हम स्थायी सदन की बात करें तो हमें इस चीज का पता है कि जो हमारी संसद है, हमारी संसद के दो सदन है बच्चों। एक है हमारा लोकसभा और बच्चों एक है हमारा राज्यसभा। एक है हमारा लोकसभा और एक है बच्चों हमारा राज्यसभा। लोकसभा के बारे में बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके। तो हमने जब लोकसभा की चर्चा की थी तो हमने ये कहा था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा भंग हो जाती है और उसके बाद नई लोकसभा चुन ली जाती है। तो जो हमारी लोकसभा थी बच्चों वो एक अस्थायी सदन था, एक टेम्पररी हाउस था। अगर बच्चों हम राज्यसभा की बात करें, अगर बच्चों हम राज्यसभा की बात करें तो जो राज्यसभा है बच्चों इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। हमारे देश में जो 1952 में राज्यसभा गठित हुई थी बच्चों, वही राज्यसभा आज तक चली हुई है, वही राज्यसभा आज तक चली हुई है। तो इस वजह से बच्चों राज्यसभा एक कैसा सदन हो गया? स्थायी सदन हो गया, एक परमानेंट हाउस हो गया। यानी कि जो राज्यसभा है बच्चों वो कैसा सदन है? स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। ठीक है, तो इस वजह से एक नाम यहां से हो गया कि राज्यसभा को हमने कैसा सदन कह दिया बच्चों? स्थायी सदन कह दिया। कैसा सदन कह दिया बच्चों ने राज्यसभा को? तो स्थायी सदन कह दिया। इसी के साथ हमने इसे बच्चों उच्च सदन भी कहा। हमने इसे बच्चों क्या कहा? उच्च सदन का। अगर बच्चों हम उच्च सदन की बात करें तो हमने कहा था कि लोकसभा को हमने निम्न सदन कहा था, क्योंकि वहां समाज का निम्न से निम्न वर्ग का व्यक्ति भी आकर चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है, और जीत के लोकसभा में बैठ सकता है। लेकिन बच्चों यदि राज्यसभा के संदर्भ में बात की जाए तो राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष होता है, जनता वोट नहीं डाल सकती। तो वोट डालने वाले कौन है? हमारे एमपी है, विधायक है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो चुनाव जीतने का समाज के एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के चुनाव जीतने की यहां पे संभावना बहुत ही कम है। इस वजह से हमने इसे क्या कह दिया? उच्च सदन कह दिया। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, इसे हमने संज्ञा दी, हमने कहा द्वितीय सदन, सेकंड हाउस। हमने सेकंड हाउस भी बच्चों इसे कहा। अगर बच्चों हम द्वितीय सदन की बात करें तो लोकसभा में मोस्टली जो हमारे देश में बिल आते हैं तो मोस्टली जो बिल रखे जाते हैं पहले वो कहां रखे जाते हैं? लोकसभा में। मोस्टली जो बिल रखे जाते हैं वो लोकसभा में रखे जाते हैं। तो पहले बिल कहां लाए जाते हैं? लोकसभा में, और उसके बाद कहां आएंगे वो? राज्यसभा में। तो इसी वजह से हमने राज्यसभा को कैसा सदन कह दिया बच्चों? द्वितीय सदन कह दिया। ठीक है, इसी के साथ बात करें बच्चों, और हमने इसे क्या कहा? विद्वानों का सदन। अब बच्चों विद्वानों का सदन हमने इसमें से कहा, इसे विद्वानों का सदन कहने का कारण यह है कि भाई आपको इस चीज का पता होगा, जिसने संविधान पढ़ा होगा, कि जो हमारी राज्यसभा है, जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में जो हमारा राष्ट्रपति होता है बच्चों वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और ये 12 सदस्य अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं, विद्वान होते हैं। जैसे कोई विज्ञान से होगा, कोई कला से होगा, कोई साहित्य से होगा, कोई समाज सेवा से होगा। तो इस वजह से बच्चों हमने इसे क्या कह दिया? विद्वानों का सदन भी कह दिया बच्चों। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों हम अगले बिंदु की बात करें तो हमारा अगला बिंदु कहता है कि राज्यसभा में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है।
यानी कि जो हमारी राज्यसभा है बच्चों, तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर हो सके बच्चों, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं बच्चों? 250 हो सकते हैं। जबकि आपको बच्चों पता होगा कि जो हमारी राज्यसभा है, आज हमारी राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है बच्चों वो कितनी है? 245 है, 245 है। तो आइए हम देखते हैं कि 245 का मैटर क्या है और 250 का मैटर क्या है। तो आइए अगर इस चीज को हम समझाएं आपको, तो हमें पता है कि हमारी जो राज्यसभा है, हमारी राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 250। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। इनमें 250 सदस्यों को बच्चों दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया हमने, और जब दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक तरफ होगी 238 और दूसरी तरफ होगी बच्चों 12। एक तरफ है बच्चों 238 और दूसरी तरफ जो है बच्चों वो है 12। अगर बच्चों हम 238 की बात करें तो 238 जो सदस्य होंगे बच्चों, ये कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे, ये इलेक्टेड होंगे। और बच्चों अगर 12 सदस्यों की बात करें तो जो हमारे 12 सदस्य होंगे बच्चों, ये कैसे होंगे? हमारे ये मनोनीत होंगे। यानी कि 238 है निर्वाचित और 12 कैसे हैं बच्चों? मनोनीत है। और ये जो 12 सदस्य मनोनीत होंगे बच्चों, ये 4 क्षेत्रों से होंगे। किस किस से? विज्ञान, और किससे? कला, और किससे? साहित्य, और किससे? समाज सेवा। और समाज सेवा यानी इन 4 क्षेत्रों से बच्चों जो सदस्य है उन्हें मनोनीत कराएगा। और मनोनीत करने का काम कौन करेगा बच्चों? राष्ट्रपति करेगा। जब हमने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा था बच्चों, तो वहां पे भी हमने इस चीज की चर्चा की थी। तो अगर आप राष्ट्रपति टॉपिक जाके पढ़ोगे, इसने क्लास नहीं देखी राष्ट्रपति की, तो आपको वहां पे क्रमवार तरीके से सारी चीजें मिलेगी कि वहां पे क्या चीजें है आपकी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम बात करें बच्चों, जो 238 निर्वाचित सदस्य थे, इन 238 में बच्चों 5 जो सीट है वो आज हमारी क्या है? रिक्त है। कितनी सीट बचा है बच्चों? रिक्त। 5 सीट रिक्त है। इस वजह से बच्चों यहां से कितने मेंबर गए? 233। और इधर से कितने मेंबर आ गए बच्चों? 12 मेंबर आ गए। और 233 और 12 जब करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा? 245 सदस्य वर्तमान में। 245 सदस्य वर्तमान में। 245 सदस्य वर्तमान में। यानी कि हमारी जो राज्यसभा है बच्चों, उस राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। और वो 2 से 45 हमने निकाल दी। अधिकतम 250 हो सकते हैं, जिसमें 238 निर्वाचित होंगे, 5 मनोनीत होंगे, 12 मनोनीत होंगे। और जो ये 12 मनोनीत होंगे ये 4 क्षेत्रों से होंगे। और वो 4 क्षेत्र कौन कौन से होंगे? विज्ञान होगा, कला होगा, साहित्य होगा और समाज सेवा होगा। विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। ठीक है बच्चों, इन 238 में से 5 सीट रिक्त है हमारी, तो कितनी बढ़ी गई? 233। और 12 मेंबर उधर से आगे, तो टोटल मेंबर्स की जो संख्या बच्चों वो कितनी होगी? 245 होगी। इस आधार पे वर्तमान में हमारी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है बच्चों। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इन चीजों को रफ करके हम फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। भाई बच्चों से रफ करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो हमारी राज्यसभा है, हमारी जो राज्यसभा का गठन हुआ था बच्चों वो 1952 में हुआ था। यानी कि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था और वही राज्यसभा हमारी अभी तक चलती हुई है। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है इसमें कि जो 1952 में जो 12 सदस्य मनोनीत हुए थे, उनके नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वो 12 मेंबर कौन कौन से थे जो 1952 में मनोनीत हुए थे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सदस्य थे। तो यहां पे हम लिखेंगे 1952 में राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, 1952 में राज्यसभा में मनोनीत सदस्य
यानी कि अब हम ये देखेंगे कि जो 1952 में जो हमारी राज्यसभा गठित हुई थी, तो इस राज्यसभा में जो ये 12 मेंबर थे वो कौन कौन थे। तो अगर बच्चों अगर हम 12 मेंबर्स की बात करें तो जो हमारे पहले सदस्य थे उनका नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरे सदस्य की बात करें बच्चों तो दूसरे सदस्य थे हमारे M.R. मलकानी। M.R. मलकानी यानी पहले सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे सदस्य थे M.R. मलकानी। और तीसरे सदस्य की बात करें तो तीसरे सदस्य थे बच्चों हमारे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। तो तीसरे मेंबर हमारे कौन हो गए बच्चों, तो तीसरे मेंबर हो गए हमारे मैथिली शरण गुप्त। और इसी के साथ बच्चों चौथे सदस्य की बात करें तो चौथे सदस्य थे हमारे काका कालेकर। चौथे सदस्य कौन थे बच्चों, काका कालेकर। और पांचवें सदस्य की बात करें तो पांचवें सदस्य थे सत्येंद्र नाथ बोस। तो पांचवें सदस्य कौन थे बच्चों, सत्येंद्र नाथ बोस। पांचवें सदस्य थे सत्येंद्र नाथ बोस। और इसी के साथ छठे सदस्य की बात करें तो बच्चों ये थे पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर। तो बच्चों पहले सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे थे M.R. मलकानी, तीसरे थे मैथिली शरण गुप्त और चौथे सदस्य थे काका कालेकर। पांचवें सदस्य थे बच्चों सत्येंद्र नाथ बोस और छठे सदस्य थे बच्चों पृथ्वीराज कपूर। ठीक है। सातवें सदस्य की अगर बात करें तो वो थे बच्चों जगदीश मोहन। सातवें सदस्य थे बच्चों हमारे जगदीश मोहन। कौन थे बच्चों सातवें सदस्य, तो सातवें सदस्य के तौर पर आए थे हमारे बच्चों जगदीश मोहन। और आठवें सदस्य की बात करें तो आठवीं सदस्य थे हमारी महिला थी एक जिनका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी। और नौवें सदस्य की बात करें तो नौवें सदस्य थे बच्चों हमारे कालिदास नाग। नौवें सदस्य कौन थे बच्चों, तो वो थे हमारे कालिदास नाग। यानी कि 7 पे जगदीश मोहन, 8 पे रुक्मणी और 9 पे कौन हो बच्चों हमारे कालिदास नाग। इसी के साथ बच्चों 10वें सदस्य की बात करें तो 10वें सदस्य थे हमारे साहिब सिंह। 10वें सदस्य कौन हो गए बच्चों हमारे साहिब सिंह। तो 10वें सदस्य कौन थे हमारे साहिब सिंह। 11वें सदस्य हो गए बच्चों जाकिर हुसैन, जो कि आगे चल के देश के राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे, जाकिर हुसैन। और 12वें सदस्य हो गए बच्चों हमारे राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी। तो 12वें सदस्य के तौर पे कौन है बच्चों, राधा कुमुद मुखर्जी। यानी कि ये हमारी जो 1952 में राज्यसभा गठित हुई थी, उस राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए गए थे, ये पहले वो 12 सदस्य थे बच्चों, जिसमें हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, M.R. मलकानी है, मैथिली शरण गुप्त है, काका कालेकर है, सत्येंद्र नाथ बोस है, पृथ्वीराज कपूर है, जगदीश मोहन है, रुक्मणी है, कालिदास नाग है, साहिब सिंह है, जाकिर हुसैन है और राधा कुमुद मुखर्जी है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसे हम रफ करके फिर आगे बढ़ते हैं अपनी चीजों की ओर। तो चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं और इसे रफ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसे रफ कर दिया, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ये 12 सदस्य वे हैं जो 1952 में हमारी राज्यसभा गठित हुई थी। उस राज्यसभा के ये सदस्य बने थे जिन्हें की राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया था, जिन्हें की राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया था बच्चों। चलिए आगे चीजों को कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ बच्चों अगर हम राज्यसभा की बात करें तो हमारे देश में जो राज्यसभा का गठन हुआ था पहली बार, हमने जिक्र कर लिया कि 52 में हुआ था। उस तारीख को भी हम देख लेते हैं। तो लिखिए, यहां पे लिखेंगे
राज्यसभा का पहला गठन 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का पहला गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 1952 को हुआ था। ठीक है बच्चों। और इसी के साथ हम अगर पहली बैठक की बात करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। यानी कि राज्यसभा का जो पहला गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी बच्चों वो हुई थी 13 मई 1952 को। इसी के साथ बच्चों अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो हमें इस चीज का पता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका निश्चित कार्यकाल नहीं है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकती, ये आपका न भंग होने वाला सदन है एक प्रकार से। तो अब बच्चों समस्या ये आई कि राज्यसभा भंग नहीं होगी और दूसरी चीज ये है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अब समस्या ये आई कि 1952 में जो हमारी राज्यसभा गठित हुई तो जब 54, 56, 58 की बात आई तो वहां पे समस्या पैदा हुई कि सदस्यों को किस प्रकार से हटाया जाए और नए सदस्य किस प्रकार से लाया जाए। तो आइए उस चीज को हम देखते हैं, एक बार हम उसे लिख देते हैं तो उसके बाद आपको चीजें समझाएगी। तो हम यहां पे लिखते हैं राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। निश्चित कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है, परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई, प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो बच्चों इस चीज को ध्यान से समझिए, यहां ध्यान दीजिए। यह कह रहा है कि राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। हमारी राज्यसभा 1952 से जब से गठित हुई वही चल रही है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। ठीक है, यह कह रहा है कि राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा और प्रत्येक 2 वर्ष में, हर 2 साल बाद इसके एक तिहाई सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं।
बच्चों समस्या यहां पैदा हो रही, समस्या यहां पैदा हो रही कि भैया 1952 में हमारी राज्यसभा का गठन हुआ। हमने मान लिया कि उस समय 245 मेंबर थे राज्यसभा में। जब 245 मेंबर थे 1952 में सारे मेंबर एक साथ आए। 1952 के बाद 2 वर्ष, कौन सा वर्ष है? 1954 है। अब इस नियम के हिसाब से तो ये कह रहा कि हर 2 साल में 1/3 क्या होंगे? हट जाएंगे। और फिर कह रहा है कि हर एक मेंबर का कार्यकाल कितना है? 6 साल है। पैच यहां फंसा, पैच यहां फंस गया। लोकसभा में कोई ऐसा पैच है ही नहीं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी कितना है? 5 साल है। तो वहां तो लोकसभा देश में पहले गठित हुई 1952 में। जब 52 में गठित हुई तो 57 में चली गई। 57 में फिर चुनाव हुए आपके, 57 में चुनाव हुए, नहीं आ गई आपकी, 62 में चली गई। तो इस प्रकार से वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। जो समस्या पैदा हुई राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा कह रही कि राज्यसभा कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। दूसरी चीज ये कह रही कि इसके एक सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य चले जाएंगे। अब यहां पे बच्चों समस्या पैदा हुई कि जब जैसे ही 1952 से 1954 आया तो ये कहा कि भाई अब क्या करें, अब इसका क्या समाधान हो? तो इसका समाधान निकालने के लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया गया। जब लॉटरी सिस्टम अपनाया गया तो लॉटरी सिस्टम में क्या था बच्चों? लॉटरी सिस्टम में था कि जो हमारे 245 सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं, तो इन 245 सदस्यों का 1/3, इन 245 सदस्यों के नाम की पर्ची लिखी गई। वो पर्ची एक स्थान पर डाल ली और उनमें से 1/3 सदस्यों की जो पर्ची थी वो उठा ली। तो मान लो 1/3 जो हमारे 3 × 8 = 24, तो हम मान लेते हैं हमारे 81 मेंबर होंगे, 81 मेंबर। 81 मेंबर की पर्ची उठा ली तो 81 मेंबर का पद खाली होगी। यानी 81 मेंबर का जो कार्यकाल था वो केवल 2 साल ही रहा। कितना रहा? 2 साल रहा। उसके बाद जैसे 81 मेंबर सीट खाली होगी, उसके बाद 81 मेंबर नए चुन लिए गए। 81 मेंबर बच्चों नए चुन लिए गए। उसके बाद जैसे ही वर्ष आया 1956, 2 साल बाद फिर वही चीजें। तो जैसे ही 1956 आया बच्चों, सेम वही चीज। अब जो सदस्य 1954 में चुन के आए थे उन्हें यहां 56 में कितने साल हुए थे? 2 साल। लेकिन 1952 में जो चुन के आए थे, 81 जाने के बाद जो शेष बचे थे उन्हें यहां कितने साल हुए? 4 साल। तो हमने क्या करा, जो यहां पे बचे हुए सदस्य थे उन्हें उतने सदस्यों में से 1/3 की पर्ची फिर डलवा ली। हम 81 मान के चल रहे, तो 81 क्या हुआ बच्चों? फिर उनके पर्ची, जिसकी पर्ची आ गई उसका कार्यकाल यहाँ 4 साल में खत्म हो गया। और 81 नए पद जो थे, 81 जो थे वो नए सिरे से फिर चुन लिए गए बच्चों। अब उसके बाद बच्चों जैसे ही अगला वर्ष आया, कौन सा? 1960। कौन सा वर्ष आया बच्चों? 1960। तो बच्चों 1960 में हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ भी आवश्यकता करने की क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जो 1952 में बचे हुए थे शेष, उन्हें यहां 1960 में बच्चों कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। और उसके बाद बच्चों जब अगला वर्ष आया हमारा 1962, 2 साल बाद 1962, अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कुछ नहीं करने की आवश्यकता है? क्योंकि जो 54 में आए थे उन्हें यहां कितने साल हो गए? 6 साल। जो 56 में आए थे उन्हें 1964 में कितने साल हो जाएंगे बच्चों? 6 साल हो जाएंगे। तो इस वजह से बच्चों यहां पे कुछ भी करने की आवश्यकता में नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये चीजें आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा कि 2 बार जो हमारी राज्यसभा है उसमें जो सदस्य हटाए गए थे वे सदस्य बच्चों लॉटरी सिस्टम के द्वारा हटाए गए थे। किस सिस्टम के द्वारा हटाए गए बच्चों? लॉटरी सिस्टम के द्वारा। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जो 52 में 54 में फिर लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया गया। ठीक है, तो ये चीज बच्चों आप याद रखना। तो एक मिनट, ठीक है, इस चीज को नोट करो बच्चों, उसके बाद चीजों को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो हमने कहा कि 2 बार राज्यसभा के सदस्यों को हटाने के लिए हमें लॉटरी सिस्टम का सहारा लेना पड़ा था। एक बार 54 में सहारा लिया लॉटरी सिस्टम का, और उसके बाद बच्चों हमने 54 के बाद हमने 56 में लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया। तो आइए उस चीज को भी हम लिख देते हैं, इस बिंदु को भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे बच्चों, हम लिखेंगे 1954
वह 1956 में दो बार सदस्यों को हटाने के लिए दो बार सदस्यों को हटाने के लिए लॉटरी सिस्टम का सहारा लेना पड़ा था। लॉटरी सिस्टम का सहारा लेना पड़ा था। लॉटरी सिस्टम का सहारा लेना पड़ा था। तो बच्चों ये बात याद रखेंगे आप कि 1954 और 56 में जो दो बार सदस्य थे उन्हें हटाने के लिए हमें लॉटरी सिस्टम का सहारा लेना पड़ा बच्चों। इसी के साथ बच्चों अगर हम राज्यसभा के सभापति की बात करें तो आइए देखते हैं सभापति कौन होगा। तो यहां लिखेंगे देश का उपराष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा, देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति होता है। यहां बच्चों हम बात करें, हमने कहा कि देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। जो देश का उपराष्ट्रपति होगा बच्चों वो ही राज्यसभा का सभापति भी होगा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति के पद पे होगा वही राज्यसभा के सभापति के भी पद पर होगा। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अगर वर्तमान में बात करें हम, जैसे वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो जगदीप धनखड़ है। तो अगर बच्चों जगदीप धनखड़ की बात करें तो जगदीप धनखड़ क्या है? देश के उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन देश के उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ वो राज्यसभा के सभापति भी हैं। ये बात क्लियर हुई? यानी वो देश के उपराष्ट्रपति भी होंगे बच्चों और राज्यसभा के क्या होंगे? सभापति भी होंगे। राज्यसभा के क्या होंगे बच्चों? सभापति भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला बिंदु होगा वो होगा, देखिए बच्चों एक चीज और यहां समझिए कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। और आपको बच्चों इस चीज का पता है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? देश का उपराष्ट्रपति। और जो देश का उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना है, तो वह बच्चों आप 6 वर्ष नहीं लगाओगे, वहां आप कितना लगाओगे? 5 वर्ष लगाओगे, क्योंकि सभापति केवल 5 साल के लिए है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य है बच्चों वो कितने साल के लिए है? तो वो है 6 साल के लिए। कितने साल के लिए है वो है 6 साल के लिए बच्चों। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इस बिंदु को, यहां पे भी लिखते हैं कि सभापति इस बिंदु को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे बच्चों। इसमें लिखेंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है, सभापति तो होता है, सभापति तो होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति है, राज्यसभा का हेड है, राज्यसभा का सभापति है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर रफ करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए इसे रफ करते हैं और उसके बाद चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं हम।
चलिए बच्चों, इसी के साथ बच्चों अगर हम राज्यसभा के बारे में और फैक्ट्स की बात करें तो हम लिखेंगे कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 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 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। तो बच्चों जो राज्यसभा का सभापति है उसका कार्यकाल कितना है बच्चों? 5 वर्ष है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है बच्चों? तो सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। इतनी चीज क्लियर हुई। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा बच्चों? तो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है बच्चों वो होता है 6 वर्ष। ठीक है। अब इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और अप्रत्यक्ष रूप से जब होता है तो इसमें जो राज्य की विधानसभा है, राज्य की विधानसभा के सदस्य मतदान करते हैं। राज्य की विधानसभा के जो सदस्य है वो इसमें भाग लेते हैं। तो आइए उस बिंदु को भी हम लिखते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि बच्चों ये कह रहा है कि जो राज्यसभा का निर्वाचन होगा, जो राज्यसभा का चुनाव होगा, उसमें जो भाग लेने वाले होंगे वो राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे। यानी कि हमारे एमएलए होंगे, हमारे विधायक होंगे बच्चों। इसी के साथ बच्चों अगर राज्यसभा के चुनाव के बारे में मैं आपको एक विशेष बात और बताऊं, विशेष बात, ध्यान से सुनिए, विशेष बात है। और विशेष बात यह है कि बच्चों कि राज्यसभा का चुनाव वर्ष 2003 से भारत में खुले मतदान द्वारा होता है। आपको होगी जी खुला मतदान क्या है? तो देखिए बच्चों, जैसे लोकसभा का चुनाव है हमारा, जनता भाग लेती है, वोट ईवीएम के द्वारा पड़ती है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में बच्चों आज भी मतपत्रों का प्रयोग किया जाता है, बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। और जब मतपत्रों का प्रयोग किया जाता है बच्चों तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई ए पार्टी है और उस ए पार्टी का विधायक वोट डालने के लिए गया। तो जब वोट डालने के लिए गया है ए पार्टी का विधायक, तो बच्चों उस विधायक को क्या करना होगा, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिए। जैसे हमारे पास ये कोई कागज हो गया, तो हमने मान लिया ये क्या हो गया, हमारा बैलेट पेपर हो गया। तो इस पे ए बी सी क्रमवार तरीके से जो भी हमारी पार्टी होगी उनके नाम होंगे ए बी सी डी। ठीक है। तो मान लीजिए एक ए पार्टी का कैंडिडेट है और ये वोट डालने के लिए गया, तो इसे बैलेट पेपर दिया जाएगा। तो अब इसे ए के सामने ही आपका स्टाम्प लगाना है, ठप्पा लगाना है। और ठप्पा लगाने के बाद बच्चों जहां पे ये वोट देगा, जहां पे वोट डाली जाएगी, वहीं पे हर पार्टी के ए बी सी डी के एजेंट खड़े होंगे। वोट डालने के बाद उसे मतपत्र जो बैलेट पेपर है वो अपनी पार्टी के एजेंट को दिखाना होगा कि जी वोट जो है मैंने वो ए को ही दी। तो इसे बच्चों खुला मतदान कहा जाता है। यानी कि इसमें जो वोट है वो आपकी सीक्रेट नहीं है, मतदान खुला है। ठीक है। और आपने अगर मान के चलो आपने नहीं दिखाया, आपने वोट तो दी अपनी पार्टी ए पार्टी को ही, लेकिन आपने बैलेट पेपर दिखाया नहीं, आपने दिखाने से मना कर दिया, तो आप पे ये संदेह होगा कि आपने जो वोट दी वो दूसरी पार्टी को दी है। तो आप पे दल बदल लागू हो जाएगा बच्चों। यह आपने बी
आप मेंबर हो ए पार्टी के, लेकिन आपने वोट दे दी बच्चों सी पार्टी को, और आप एजेंट को दिखा भी रहे हो कि वोट जो दी है मैंने वो सी पार्टी को दी है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों आप पे दल बदल अधिनियम लागू हो जाएगा और आपकी जो बच्चों सदस्यता है, वो सदस्यता, आपकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो बच्चों समाप्त हो जाएगी। और ये सिस्टम 2003 से लाया गया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो ये बात याद रखनी है कि वर्ष 2003 से राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्रयोग होता है। आइए इस बिंदु को मैं लिखता हूं। देखिए बच्चों, वर्ष 2003 से राज्यसभा, वर्ष 2003 से राज्यसभा में गुप्त मतदान, वर्ष 2003 से राज्यसभा में गुप्त मतदान के स्थान पर, गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्रयोग होता है। खुले मतदान का प्रयोग होता है। खुले मतदान का प्रयोग होता है। इतनी चीज क्लियर है बच्चों। ये कह रहा है कि वर्ष 2003 से, तो 2003 से जो गुप्त मतदान होता था बच्चों, उस गुप्त मतदान के स्थान पर खुला मतदान कर दिया गया ताकि जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को रोका जा सके बच्चों। इसी के साथ बच्चों अगर हम राज्यसभा का सदस्य की बात करें कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, अगर बच्चों न्यूनतम आयु की बात करें तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो व्यक्ति है उसकी जो न्यूनतम आयु है बच्चों वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, तो उसे भी लिखते हैं हम। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ बच्चों अगर हम राज्यसभा के पहले सभापति की बात करें तो राज्यसभा के हमारे जो पहले सभापति थे, तो ये बात क्लियर है कि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो देश के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो हमें पता है वो कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के जो पहले सभापति होंगे वो भी कौन होंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आइए देखते हैं हम। राज्यसभा के पहले सभापति, राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली, राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब सभापति की अनुपस्थिति में बच्चों जो राज्यसभा को संभालने का काम करेगा, अगर सभापति अनुपस्थित है तो वो काम करता है बच्चों उपसभापति। अगर बच्चों उपसभापति की बात करें तो जो हमारे राज्यसभा के पहले उपसभापति थे बच्चों उनका नाम था SV कृष्णमूर्ति। तो आइए उसे भी हम लिखते हैं कि राज्यसभा के पहले उपसभापति, राज्यसभा के पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति थे। SV कृष्णमूर्ति थे। राज्यसभा के पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति थे। तो बच्चों यहाँ पे बात क्लियर हुई कि राज्यसभा के पहले जो सभापति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पहले जो उपसभापति थे बच्चों वो थे SV कृष्णमूर्ति। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए चीजों को कंटिन्यू करते हैं, इसे हम रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अगर बच्चों इसी के साथ हम राज्यसभा की शक्तियों की बात करें तो राज्यसभा के पास बच्चों कुछ विशेष पावर भी है। तो अगर हम उन विशेष पावर की बात करें तो एक आर्टिकल हमारा 249, आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्यसभा अगर राज्य सूची के किसी भी विषय पर अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद के पास ये पावर आ जाएगी कि संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है। देखिए बच्चों बात समझिए, हमने एक अनुसूची पढ़ी थी, अनुसूची 7। अनुसूची 7 में था बच्चों शक्तियों का बंटवारा सेंटर और स्टेट के बीच में। जैसे अगर हम बात करें पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है बच्चों वो राज्य सूची का विषय है। वहीं बच्चों अगर आर्मी की बात करें हम तो आर्मी जो है बच्चों वो संघ सूची का विषय है। अगर तो पुलिस से संबंधित जो नियम बनाएंगे वो संबंधित राज्य बनाएगा। अगर यूपी में तो यूपी पुलिस के संबंध में नियम यूपी बनाएगा, हरियाणा के संबंध में हरियाणा पुलिस के संदर्भ में बच्चों हरियाणा बनाएगा। तो अगर बच्चों हम बात करें कि अगर यूपी पुलिस के संदर्भ में कुछ विशेष नियम सेंटर को बनाना है तो राज्य सूची तो जो है बच्चों वो राज्य का विषय है। तो ऐसी परिस्थिति में सेंटर के पास ये पावर है, आर्टिकल है 249। अगर आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा उस पर्टिकुलर विषय पर प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद के पास ये पावर आ जाती है कि वो उस विषय पर कानून बना सकती है। और ऐसा बनाया हुआ कानून बच्चों 1 वर्ष के लिए वैध होता है। तो आइए हम लिखते हैं इस चीज को भी। तो हम लिखेंगे यहां पे हमारा टॉपिक होगा राज्यसभा की विशेष शक्तियां। राज्यसभा की विशेष शक्तियां। राज्यसभा की विशेष शक्तियां, ठीक है। तो अगर शक्तियों की बात करें तो हमारी पहली शक्ति होगी अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 249 अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के पास यह अधिकार है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के पास यह अधिकार है कि वो राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यदि सब्जेक्ट है वो राज्य सूची का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है उस पर कानून बनाना, तो उसका पहला जो प्रस्ताव रखा जाएगा वो राज्यसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा ने अगर पास कर दिया फिर लोकसभा में, और लोकसभा ने पास कर दिया तो उसके बाद वो कानून बन जाएगा। और ऐसा कानून बच्चों 1 वर्ष के लिए वैध होगा। तो वो भी लिखते हैं हम, बना सकती है और इस विधि से बनाया गया कानून, और इस विधि से बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए वैध होता है। 1 वर्ष के लिए वैध होता है। 1 वर्ष के लिए वैध होता है। इस विधि से बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए वैध होता है, यानी कि वैलिड होगा 1 वर्ष के लिए। तो ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें एक राज्यसभा के पास विशेष शक्ति और है, वो आर्टिकल है आपका 312 यानी अनुच्छेद 312। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 312 क्या कहता है। अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के पास यह अधिकार है, राज्यसभा के पास यह अधिकार है कि वो नई अखिल भारतीय सेवा, कि वो नई
कि वो नई अखिल भारतीय सेवा, कि वो नई अखिल भारतीय सेवा सर्जित, कि वो नई अखिल भारतीय सेवा सर्जित कर सकती है, कर सकती है, कि वो नई अखिल भारतीय सेवा सर्जित कर सकती है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के पास ये है कि वो नई अखिल भारतीय सेवा सर्जित कर सकती है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगर हम बच्चों बात करें 1900 IFS का जो सर्जन हुआ है बच्चों वो 1966 में हुआ। उससे पहले भारत में केवल 2 ही अखिल भारतीय सेवा थी, 2 ही ऑल इंडिया सर्विसेज थी। इसमें एक था हमारा IAS और एक था बच्चों हमारा IPS। IFS का जो सर्जन हुआ है वो सर्जन 1966 में हुआ। उससे पहले जो IFS है वो बच्चों नहीं था। तो ये अगर बात करें बच्चों तो ये हमारी राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां थी। इसी के साथ बच्चों हम अगर बात करें तो हमारा जो संसद के दोनों सदन हैं उनमें बच्चों एक चीज और चलती है, वो होता है बच्चों गणपूर्ति, कोरम। कोरम होता है बच्चों, और जो कोरम की पावर है बच्चों वो आर्टिकल 100 के तहत है और वो दोनों सदनों के पास है। तो आइए उसे भी हम एक बार देख लेते हैं कि कोरम क्या है। ठीक है, तो इसे यहां पे हम इसके नीचे लिख लेंगे, एक नोट डालकर लिख लेंगे बच्चों, और नोट डालकर लिखेंगे, नोट में होगा बच्चों हमारा कोरम, और कोरम को हिंदी में बोल देते हैं बच्चों गणपूर्ति। गणपूर्ति, कोरम क्या लीजिए, गणपूर्ति क्या लीजिए, तो लिखें कोरम उस सदन के कुल सदस्यों, उस सदन के कुल सदस्यों का 1/10 होता है, 1/10 होता है। अब बात समझो बच्चों कोरम क्या है। मैटर ये है जैसे हमारी लोकसभा है तो लोकसभा में मेंबर आज कितने हैं 543, और 543 का 1/10 निकालेंगे बच्चों तो हमारा क्या निकल कर आएगा 54.3। तो हम क्या मान लेंगे, चमन मान लेंगे। लोकसभा में मेंबर है 543, अगर किसी दिन चमन से कम सदस्य आते हैं, 53 आते हैं, 52 आते हैं, 50 आते हैं, उस दिन लोकसभा काम नहीं करेगी। यानी ये मिनिमम सदस्यों की संख्या है, इतने सदस्य चाहिए सदन को चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में 245 मेंबर है, 1/10 हो जाएगा, 24.5 निकलेगा, और 24.5 है तो 0.5 से है तो हम पूरी संख्या मान लेंगे। तो इसे हम क्या निकाल लेंगे बच्चों 25 मान लेंगे। तो यानी कि जो राज्यसभा है तो राज्यसभा का जो कोरम होगा बच्चों वो कितना होगा 25 होगा, जबकि लोकसभा का कोरम कितना होगा बच्चों चमन होगा। तो कोरम का मतलब है उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। तो अगर बच्चों हम संसद टॉपिक की बात करें तो संसद में हमने लोकसभा पढ़ लिया, राज्यसभा आज हमारे समाप्त हो गया, और राष्ट्रपति हम ऑलरेडी पढ़ चुके। तो अब हमारा केवल एक टॉपिक बचेगा बच्चों संसद के अंदर, वो होगा संसद की विधायी प्रक्रिया, कि संसद में किस प्रकार से बिल लाए जाएंगे, किस प्रकार से कानून बनेंगे, समिति क्या होगी बच्चों, संसद में कितने प्रकार के विधेयक लाए जाएंगे। तो उन सारी जो चीजें हैं बच्चों उन सारी चीजों के विषय में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।